अनोखे आज सुनेंगे तेरे हत्याकांड का असंभव सा लगने वाला एक ऐसा केस जो जब सॉल्व हुआ तो एक दो नहीं बल्कि कई कत्ल के राजों से पर्दा उठा गया। आज के सनसनीखेज वारदात का ताल्लुक है मध्य प्रदेश के एक शहर रतलाम से। उस दिन तारीख थी 25 नवंबर 2020। रतलाम के लोग देव दिवाली का त्यौहार मनाने में लगे थे। दूसरी तरफ शहर भर के बच्चे दिवाली की बची आतिशबाजी खत्म करने में लगे हुए थे। चारों तरफ धूम धड़ाके का माहौल था, लेकिन इस धूम धड़ाके से अलग औद्योगिक थाना इलाके में कब्रिस्तान के पास बसे राजीव नगर में 4 आदमी बेवजह ही सड़क पर यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते हुए कॉलोनी के एक 3 मंजिला मकान पर नजर जमाए हुए थे। ये मकान गोविंद सेन का था। लगभग 50 साल गोविंद सेन का स्टेशन रोड पर अपना सैलून था। उनका रिश्ता ऐसे परिवार से रहा जिसके पास काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन थी। पारिवारिक बंटवारे में मिली बड़ी संपत्ति के कारण उन्होंने राजीव नगर में ये 3 मंजिला आलीशान मकान बनवा लिया था। इसकी पहली मंजिल पर वह खुद अपनी पत्नी शारदा और 21 साल बेटी दिव्या के साथ रहते थे। उनकी एक बड़ी बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। बाकी 2 बची मंजिलों पर किराएदार रहते थे। इस परिवार के बारे में आसपास के लोग जितना जानते थे उसके हिसाब से गोविंद की पत्नी शारदा घर पर अवैध शराब बेचने का काम करती थी, जबकि उनकी बेटी को खुले विचारों वाली माना जाता था। लोगों का मानना था कि दिव्या एक ऐसी लड़की है जो जवानी में ही दुनिया जीत लेना चाहती थी। गोविंद के सैलून चले जाने के बाद माँ बेटी घर पर अकेले ही रहती थी। माँ शारदा और दिव्या से मिलने आने वालों की कतार लगी रहती थी। मोहल्ले वाले ये सब देखकर कानाफूसी करने के बाद हमें क्या करना कहकर अनदेखा कर देते थे। 25 नवंबर की रात जब चारों ओर देव दिवाली की धूम मची हुई थी, राजीव नगर की गली में घूम रहे लड़कों में से 3 लड़के करीब 7:30 बजे के आसपास गोविंद सेन के घर में दाखिल हुए और सीढ़ी चढ़कर पहली मंजिल पर चले गए। सामने के मकान से देख रहे एक पड़ोसी ने इस बात पर खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि गोविंद के घर कोई न कोई आता ही रहता था। 3 तो ऊपर चले गए, लेकिन उनका चौथा साथी घर के अंदर जाने के बजाय नीचे ही कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। रात को 9:15 बजे के आसपास गोविंद दूध की थैली लिए घर लौटे और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले गए। इसके कुछ देर बाद तीनों लड़के जो ऊपर गए थे उनके घर से निकलकर नीचे आ गए। जिस पड़ोसी ने उन्हें ऊपर जाते देखा था, इत्तेफाक से उसने उन तीनों को वापस उतरते भी देखा। तीनों ने नीचे खड़ी दिव्या की एक्टिवा स्कूटी में चाबी लगाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो गलत चाबी ले आए थे, इसलिए उनमें से एक वापस ऊपर जाकर दूसरी चाबी ले आया, जिसके बाद वे दिव्या की स्कूटी पर बैठकर चले गए। अगले दिन यानी 26 नवंबर की सुबह 8 बजे रतलाम में रोज की तरह सड़कों पर आवाजाही शुरू हो गई थी, लेकिन गोविंद सेन के घर पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर बाद उनके मकान में किराए पर रहने वाली लड़की ज्वालिका अपने कमरे से निकलकर दिव्या के घर की तरफ गई। दरअसल ज्वालिका और दिव्या बेस्ट फ्रेंड थी और दोनों एक ही स्कूटी इस्तेमाल करती थी। जब जिसकी ज़रूरत होती स्कूटी ले जाती, लेकिन स्कूटी की चाबी हमेशा गोविंद के घर पर रहती थी। इसलिए काम पर जाने के लिए जब स्कूटी की चाबी लेने ज्वालिका गोविंद के घर में दाखिल हुई तो फौरन ही चीखती हुई वापस बाहर की तरफ भागी। उसकी चीखें सुनकर दूसरे किराएदार भी बाहर निकल आए। ज्वालिका से उन्हें पता चला कि घर के अंदर गोविंद, उसकी पत्नी और बेटी की लाशें पड़ी हुई हैं। किसी ने तुरंत ये खबर पुलिस को दे दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस तेरे हत्याकांड की खबर एसएचओ ने फौरन एसपी गौरव तिवारी को दी। थोड़ी ही देर में एसपी गौरव तिवारी कुछ और अधिकारियों के साथ जय हादसा पर पहुंच गए। इस तेरे हत्याकांड की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मौके वारदात की जांच में पुलिस ने पाया कि शारदा की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी हत्या सिर में गोली मारकर की गई थी, जबकि दिव्या की लाश किचन के दरवाजे पर पड़ी थी और दिव्या के हाथ में आटा लगा हुआ था और आटे की परात किचन में पड़ी हुई थी। इससे ये पता चल रहा था कि पहले बिस्तर पर लेटी हुई शारदा का कत्ल हुआ। गोली की आवाज़ सुनकर दिव्या किचन से बाहर आई तो कातिलों ने उसे भी गोली मार दी। गोविंद की लाश बाहरी दरवाजे के पास पड़ी हुई थी। उनके पैरों में जूते थे और हाथ में दूध की थैली।
इससे पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि हत्यारे 2 हत्या करने के बाद भाग ही रहे थे कि गोविंद घर लौट आए और कातिलों ने उन्हें भी गोली मार दी। पड़ोसी ने गोविंद को 9 बजे के आसपास घर आते देखा था। उसके बाद 3 लोगों को घर से बाहर जाते देखा था। इससे यह साफ हो गया कि गोविंद की हत्या 9 बजे के करीब और शारदा दिव्या की हत्या 9 बजे से पहले हुई होगी। पुलिस ने जांच शुरू की तो गोविंद सेन के परिवार के बारे में जो कहानी निकलकर सामने आई, उससे पुलिस को ये शक हुआ कि कहीं ये हत्याएं प्रेम प्रसंग या अवैध संबंधों को लेकर तो नहीं हुई। लेकिन गोविंद के एक रिश्तेदार ने जो खुलासा किया, उससे पुलिस को अपना नजरिया बदलना पड़ा। रिश्तेदार का कहना था कि गोविंद ने कुछ दिन पहले ही 30 लाख रुपये में अपने गांव की जमीन बेची थी और वारदात वाले दिन ही शारदा और दिव्या ने 1.5 लाख रुपये की ज्वेलरी भी खरीदी थी, जो कि घर में नहीं मिली। इस खुलासे के बाद पुलिस लूट के एंगल से भी जांच करने में जुट गई। चूंकि मौके वारदात पर हाथापाई करने के कोई निशान नहीं मिले थे और हत्यारे दिव्या की स्कूटी भी साथ ले गए थे, इससे यह साफ हो गया कि वे जो कोई भी थे, गोविंद परिवार से उनकी अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि उन्हें चाबी रखने की जगह भी मालूम थी। हत्यारे ने वारदात का दिन सोच समझकर चुना था ताकि शोर शराबे में गोलियों की आवाज़ पर किसी का ध्यान न जाए। मामला गंभीर था, इसलिए आईजी राकेश गुप्ता ने कातिलों की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपया इनाम देने का ऐलान किया। वहीं एसपी गौरव तिवारी ने 10 थानों के टीआई और लगभग 60 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई, जिसकी कमान एसएचओ अयूब खान को सौंपी गई। इस टीम ने इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। इसके अलावा वारदात के टाइम राजीव नगर में स्थित मोबाइल टावर के क्षेत्र में एक्टिव 70,000 से ज़्यादा फ़ोन नंबरों की जांच भी शुरू कर दी गई। पड़ोसियों के मुताबिक दिव्या काफ़ी बोल्ड लड़की थी, उसकी कई लड़कों के साथ दोस्ती थी। पुलिस ने घटना वाले दिन से लेकर चंद रोज़ पहले तक दिव्या ने जिन जिन लड़कों से कॉल पर बात की थी, उन सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। साथ ही कुछ दिन पहले दिव्या ने एक एल्बम मैंने छोड़ के में काम किया था। उस एल्बम में भी उसकी एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। पुलिस ने दिव्या के साथ काम करने वाले लड़के अभिजीत बैरागी से भी पूछताछ की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच दिव्या की स्कूटी देवनारायण नगर में लावारिस हालत में खड़ी मिली। पुलिस ने वहां भी आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर कातिलों का पता लगाने की कोशिश में जुट गई। जल्द ही पुलिस की मेहनत रंग लाई। पुलिस ने दोनों जगहों के फुटेज से 2 मुश्तबा लड़कों की पहचान कर ली, जिन्हें घटना से पहले इलाके में पैदल घूमते देखा गया था और बाद में उन्हें दिव्या की स्कूटी पर जाते हुए भी। हर बड़ी वारदात के बाद आरोपी भले ही कितनी भी दूर क्यों न भाग जाए, वे घटना वाले शहर में पुलिस क्या कर रही है, इस बात की जानकारी जरूर रखते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एसपी गौरव तिवारी ने जानबूझकर जांच के दौरान मिले इन महत्वपूर्ण सुराग को मीडिया के सामने नहीं रखा था। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कातिलों के भागने के रूट का पीछा कर रही थी, तभी देवनारायण नगर में आकर दोनों मुश्तबा लड़कों ने दिव्या की स्कूटी छोड़ दी थी और वहां पहले से स्कूटर लेकर खड़े हुए लड़के से स्कूटर लेकर दोनों वहां से चले गए, जबकि स्कूटर वाला लड़का पैदल ही वहां से गया। इसलिए एसपी को शक हुआ कि तीसरा लड़का जो वहां स्कूटर लेकर खड़ा था, वो देवनारायण नगर के आसपास का हो सकता है, और उनका शक सही निकला। तीसरा लड़का अनुराग परमार उर्फ बॉबी था, जो विनोबा नगर में रहता था। इंदौर से बीटेक करने के बाद भी अनुराग के पास कोई काम नहीं था और वो भी इस वारदात में शामिल था और पुलिस की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए था। इसलिए जब उसे पता चला कि पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, तो वह लापरवाह हो गया और इसी लापरवाही में घर से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगा, जिसके चलते नज़र गड़ाकर बैठी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। उससे मिली जानकारी के बाद पुलिस ने उसके और 2 साथियों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। उनसे पता चला कि इस वारदात का मास्टरमाइंड दिलीप है, जो खरेड़ी गोहदा का रहने वाला है। दिलीप के साथियों से पूछताछ में पुलिस के सामने दिलीप का एक और जुर्म सामने आया। दरअसल 20 जून को दिलीप ने अपने कजिन सुमित चौहान और हिम्मत के साथ मिलकर डॉक्टर प्रेम कुंवर की भी हत्या की थी। पुलिस ने सुमित और हिम्मत को भी गिरफ्तार कर लिया। इनसे ही दिलीप के बारे में पता चला कि वो रतलाम में ही छुप कर बैठा है। पुलिस को ये भी पता चला कि वो मिड टाउन कॉलोनी में किराए के एक मकान में रह रहा है और पुलिस से बचने के लिए पीछे की तरफ टूटी बाउंड्री से आता जाता है।
ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पीछे की तरफ रोड पर उसे घेरने की योजना बनाई, जिसके चलते 2 दिसंबर 2020 को आखिरकार पुलिस की नज़र में वो आ ही गया। पुलिस टीम ने उसे ललकारा तो दिलीप ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी और कुछ ही देर बाद मास्टरमाइंड दिलीप मारा गया। इस प्रकार असंभव से लगने वाले तिहरे हत्याकांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने महज 5 दिन में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस मुठभेड़ में एसएचओ अयूब खान और 2 एसटी सहित 5 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। अब सवाल ये कि आखिर दिलीप ने गोविंद सेन की फैमिली को अपना निशाना क्यों बनाया। दरअसल लॉकडाउन में घर में सैलून चलाना गोविंद सेन को महंगा पड़ गया। गोविंद सेन पिछले 22 साल से स्टेशन रोड पर सैलून चलाते थे। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो गया तो वो चोरी छिपे अपने घर पर बुलाकर लोगों की कटिंग करने लगे। दिलीप भी उनके घर कटिंग कराने गया, जहां उसने गोविंद की अमीरी देख उन्हें शिकार बनाने की योजना बनाई। उसने गोविंद से अच्छी जान पहचान बना ली। अब वो अक्सर उनके घर कटिंग कराने जाने लगा और फिर मौका देख वारदात को अंजाम दे डाला। दिलीप के साथियों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि शारदा और दिव्या की हत्या करने की योजना तो वे पहले से बना कर गए थे। गोविंद तो बेमौत मारा गया। आरोपियों ने बताया कि गोविंद के घर से उन्हें 30 लाख रुपए मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें केवल 20,000 नकद और कुछ जेवर ही मिले थे। पुलिस जांच में ये भी पता चला कि दिलीप अब तक एक ही तरीके से 6 हत्याएं कर चुका था। दिलीप अपने कारनामों का कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए लूट के दौरान सामने वाले की सीधे हत्या कर देता था। गोविंद परिवार को अनजान लोगों पर भरोसा करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी भी अनजान शख्स को घर के अंदर आने की इजाज़त बिल्कुल न दें। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।